नाज़रीन आदाब, मैं रविंद्र सिंह हाजिर हूं दुनिया भर की सियासी, समाजी और इक्तिसादी सूरत हाल पर खास प्रोग्राम लेकर दुनिया में जाएं। हमारी इस खास पेशकश में आज बात प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के हालिया वेस्ट अफ्रीका दौरे की। सदर जमहूरिया हाल ही में वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के 7 रोजा दौरे पर थे। इस दौरान सदर जमहूरिया ने बेनिन, गाम्बिया और गिनी के हेड ऑफ स्टेट से मुलाकात के साथ साथ वहां बसे इंडियन ओरिजिन के लोगों को भी खिताब किया। अफ्रीका से भारत के रिश्ते बहुत कदीम हैं। हम समाजी, सियासी और दूसरे डेवलपमेंटल इश्यूज पर एक दूसरे से फायदा उठाते रहे हैं। वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के साथ हमारे तिजारती रिश्ते बहुत मजबूत हैं। इनमें बेनिन हमारा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर भी है। एक अंदाजे के मुताबिक बेनिन के साथ हमारी जो बिजनेस पार्टनरशिप है वो $800 मिलियन के करीब बताई जा रही है और तकरीबन 100 कंपनीज जो हैं वो टूरिज्म और IT सेक्टर में बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल ये जानना है कि वेस्ट अफ्रीका के ममालिक हर लिहाज से हमारे लिए कितने अहम हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 3 खास मेहमान। फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट HHS विश्वनाथन जी, IDSA में सीनियर रिसर्चर डॉक्टर रुचिता बेरी और ICWA में रिसर्च डायरेक्टर निवेदिता राय जी। आप सभी का हमारे स्टूडियो में बहुत इस्तकबाल है। तो सवालात शुरू करते हैं और जानते हैं कितना अहम रखता है ये रिश्ता जो वेस्ट अफ्रीका के साथ भारत का बनने जा रहा है। और सर विश्वनाथन जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहें क्योंकि आप एम्बेसडर भी रह चुके हैं। किस तरह के हालात हैं और इन रिश्तों के क्या मायने निकाला जाए, कितने फ्यूचर में हमारे लिए कितने अहम साबित होंगे ये रिश्ते वेस्ट अफ्रीका के साथ? देखिए, ये 3 देशों की यात्रा को अलग करना नहीं चाहिए। इसको भारत और अफ्रीका की रिश्तों के नज़रिया से देखना चाहिए। और पिछले 5 सालों में हमारी रिश्ते, जैसे आपने कहा, जो मजबूत है और भी मजबूत हो गया है। 2015 के तीसरे भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन के बाद वरिष्ठ नेताओं के बहुत सारे यात्रा हुई है। ये 3 देशों को कुल मिलाए तो 32 देशों में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट विजिट कर चुके हैं। और अफ्रीका की तरफ से भी 32 प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इंडिया विजिट कर चुके हैं। इसीलिए भारत के रिश्ते अफ्रीका से मजबूती से बढ़ रहा है। और ये 3 देशों हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि बेनिन, गाम्बिया और गिनी में अब तक कोई भी इंडियन प्रेसिडेंट यात्रा नहीं की है। और इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपको याद होगा, पिछले साल जब मोदी जी युगांडा गए थे, पार्लियामेंट में उन्होंने भारत अफ्रीका के रिश्तों के लेकर 10 प्रिंसिपल्स ऐलान किया था। उनमें से सबसे अहम प्रिंसिपल ये है कि भारत की विदेश नीति में अफ्रीका की जगह अहम है और बहुत ऊपर है। इसी को लेकर हम अफ्रीका से साथ काम करेंगे। बाकी देशों के साथ भी रिश्ते हैं। साउथ अफ्रीका के साथ अगर हम इसे जोड़ के देखें कि साउथ अफ्रीका से हमारे बेहतर रिश्ते रहे हैं, लेकिन अगर हम वेस्ट अफ्रीका को लेकर देखें तो क्या लगता है जिस तरह की बात सर ने कही है वो हम फ्यूचर में भी देखें कि बहुत मजबूत रिश्ते होंगे, उससे भारत को कुछ फ़ायदा होने वाला? पहले तो मैं ये कहूँगी, जैसे आपने कहा कि वेस्ट अफ्रीका ही क्यों गए हैं वहाँ पे, तो ये बात सही है कि हाल दिनों में जो है हमारे देश की जो पॉलिसी है अफ्रीकी देशों की तरफ, वो हम उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं कि हम जो है अफ्रीकी देशों की तरफ ज़्यादा अपनी फॉरेन पॉलिसी का नज़रिया रख रहे हैं। और दूसरा, जो प्रेसिडेंट है वो आप जान रहे हैं कि इलेक्शन के बाद उनकी जो पहली विज़िट है वो अफ्रीका पे है और वो भी वेस्ट अफ्रीका। तो ये भी इसकी इम्पोर्टेंस दर्शाती है कि हमारे देश की जो नीति है, जो फॉरेन पॉलिसी है, उसमें वेस्ट अफ्रीका की कितनी इम्पोर्टेंस है। ये दूसरी बात। तीसरी बात ये कि आपने पूछा कि साउथ अफ्रीका या सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज से हमारी काफ़ी ताल्लुकात रहे हैं तो उनके मुकाबले वेस्ट अफ्रीका, ऐसी बात नहीं है, वेस्ट अफ्रीका से भी हैं, लेकिन हाँ थोड़े कम रहे। तो यही विचार सोच कर जो है हमारी गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम उन देशों से जिनसे कि हमारे आज तक ताल्लुकात थोड़े कम रहे हैं उनसे भी हम अपनी ताल्लुकात बढ़ाएं, क्योंकि हमारा जो
पॉलिसी बन रही है अफ्रीका की तरफ, कोशिश ये कर रहे हैं कि सारे अफ्रीकी देशों से हमारी ताल्लुकात बढ़ें। और वेस्ट अफ्रीका बहुत इम्पॉर्टेंट है डेवलपमेंट कोऑपरेशन के लिए, उनसे जो हमारा पुराना रिश्ता है पॉलिटिकल रिलेशन वो बढ़ाने के लिए, और तीसरा कि भारतीय मूल के जो लोग वहाँ पे रहते हैं उस वजह से भी इम्पोर्टेंट है। चौथा, काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेस इस रीजन में पाए जाते हैं, इन देशों में भी पाए जाते हैं, जिस वजह से कि हम चाहते हैं कि इनसे अपने ताल्लुकात बढ़ाएं। आप क्या कहना चाहेंगे न्यूता जी? मैं ये कह रही हूँ कि कहना चाहूँगी कि अक्सर हिस्टोरिकली देखा गया है कि आप भारत का जो संबंध ईस्टर्न और सदर्न अफ्रीका रीजन के साथ, कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा मजबूत रहा है। एक कि वो भारत के पास है, जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से पास रही है, और ये सब इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं और भारत मूल के लोग बहुत वहाँ पे ज़्यादा बसे हैं। तो इस तहत हमारे जो अफ्रीकी देशों के साथ, ईस्टर्न और सदर्न अफ्रीका के जो देशों के साथ भारत का पहले से संबंध काफ़ी गहरा रहा है। जहाँ तक वेस्ट अफ्रीका का हम कहते हैं, संबंध तो है, जैसे आप नाइजीरिया देख लीजिए, घाना है, वो एंग्लोफोन अगेन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है, उनके साथ बहुत मजबूत रिलेशन रहा है हिस्टोरिकली। फ्रैंकोफोन ये बेनिन है और गिनी है जो फ्रैंकोफोन कंट्रीज़ हैं, इनके साथ उस तरह से इतना मजबूत नहीं रहा जिस तरह से इन लोगों के साथ रहा है। तो फोकस ये रहा, जैसे अभी बाकी लोग ने बताया है, प्रायोरिटी हमारा कैसे हम अपनी आउटरीच अफ्रीका को बढ़ाए, और आउटरीच के हिसाब से जो वेस्ट अफ्रीका के जो छोटे छोटे देश हैं तो उनके तरफ से कैसे हमारा आउटरीच बढ़े। तो पॉलिटिकल विजिट बहुत एक इम्पॉर्टेंट मायने रखता है। जब प्रेसिडेंट जाते हैं तो बाकी सारे रिलेशंस, बाकी सारे क्षेत्र में भी हमारा रिलेशनशिप बढ़ता है। तो अगर हम विश्वनाथन जी बात करें ट्रेड्स की, अगर हम बात करते हैं तो ट्रेड्स में वो कौन कौन सी चीज़ें जिस पे ज़्यादा जोर रहेगा इंडिया का? अगर इन तीन देश को ले लें, बेनिन से हम कॉटन बहुत इंपोर्ट करते हैं। आप ही ने कहा बेनिन हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और गाम्बिया और गिनी से कैश्यू लेते हैं। गिनी जैसे मैडम बेरी ने कहा, वो गिनी नेचुरल रिसोर्सेज के लिए मशहूर है। गिनी से हम बॉक्साइट लेते हैं, और गिनी में हाल ही में ऑयल भी देखा गया है, तो हम शायद फ्यूचर में ऑयल भी इंपोर्ट करेंगे। और हमारी तरफ से एक्सपोर्ट्स होते हैं फार्मास्यूटिकल्स और कुछ मशीनरी और ऑटोमोबाइल्स। ये है हमारे ज़्यादातर एक्सपोर्ट। फार्मास्यूटिकल इसमें बहुत खास है। सर ने ऑयल को लेकर भी बात की कि हम उस लिहाज से भी उनकी तरफ हम देख रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि जब प्राइसेस की बात आती है तो हम अगर हम गल्फ़ देशों की बात करते हैं, अब तक हम आयात करते रहे हैं, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं सामने आएंगी, तो उसको लेकर क्या स्थिति बनती है वहाँ पर जाकर? नहीं, देखिए, हम गल्फ़ से तो निर्यात कर रहे हैं, उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल, लेकिन हमने धीरे धीरे पिछले 10 सालों में हम अफ्रीकन कंट्रीज से भी इंपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए कि ताकि हम एक ही जगह से सारा जो है तेल ना मंगाएं और कहीं वहाँ पर कुछ कन्फ्लिक्ट हो जाए तो फिर हमारा तेल भी नहीं आ पाएगा। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारे जो जिन कंट्रीज से हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनका दायरा बढ़ाएं। तो इसलिए हम जो है वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरफ देख रहे हैं। बेनिन एक कंट्री है जिसमें कि तेल पाया जाता है, और वहाँ पे कुछ अभी नई खोज भी हुई है, वो होपफुली वहाँ से बेनिन की गिनी में, और इसलिए अब हम सोच रहे हैं कि हम वहाँ से लें। और दूसरा, एनर्जी की बात करते हैं तो सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स नहीं, सिर्फ ऑयल नहीं, हम सोलर एनर्जी का भी कोऑपरेशन कर रहे हैं। सोलर एनर्जी में जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसके भारत का फोकस है, और उसमें अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं, पूरी अफ्रीका से जो है काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो हैं वो हमारे साथ इसमें जुड़ गई हैं, और इसमें से ये जो 3 कंट्रीज़ की जो यात्रा कर रहे हैं प्रेसिडेंट, उनसे भी है, और कोशिश यही करी जाएगी कि उनके साथ कोऑपरेट करें, वो हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि ये देश ऐसे देश हैं जहाँ पे कि सूरज मिलता है। और दूसरी बात, सोलर एनर्जी की जो स्टोरेज की फैसिलिटी है उसको बनाने के लिए कुछ मिनरल की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जो है वो गिनी उनमें जो है मिलते हैं, जैसे बॉक्साइट है वो यूज़ होता है
जो सोलार एनर्जी के जो सेल बनेंगे जिसमें कि स्टोरेज होगी उनकी। तो इसलिए जो है ये एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वेस्ट अफ्रीका, सिर्फ यही नहीं और भी कंट्री, नाइजीरिया सबसे ज़्यादा इसमें सक्षम है एनर्जी में, मगर एनर्जी भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप डेवलपमेंट की बात कर रहे थे कि हमारी क्या यूनिक बात है, हम क्या नई चीज़ कर रहे हैं जो कि अफ्रीकी देश हमसे लेना चाहेंगे। हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी हम अपनी असिस्टेंस दें उससे जो है उनके ऋण ना बढ़े। हम चाहते हैं कि उनके ऋण ना बढ़े ताकि वो हमारे से जो लें लोन वो उसमें दब जाए, जैसे कि कुछ कंट्रीज़ के साथ हो रहा है कि वो दे रहे हैं और साथ साथ में उनके जो है पोर्ट्स ही हथिया रहे हैं या कुछ उनके एसेट्स हथिया रहे हैं। ऐसी चीज़ नहीं, हम जो देंगे वो जो है उससे उनके जो कर्ज हैं वो नहीं बढ़े। हम ऐसी चीज़ देना चाहते हैं, लोन असिस्टेंस। और दूसरी चीज़ हम ये करना चाहते हैं कि जो उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, जिस चीज़ में वो चाहते हैं वो दें, उसी चीज़ में। हमारी जो इंटरेस्ट है उसको नहीं सोच रहे हैं, जो उनका इंटरेस्ट है उसी पे हम जो है अपने जो असिस्टेंस है वो देंगे। और तीसरी, हम लोकल कैपेसिटीज़ बढ़ाते हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ के जो अपने उनके जो रोज़गार हैं बढ़े, वहाँ के लोगों की शिक्षा जो है बढ़े। तो उसको देखते हुए हमारे अभी जो प्रेसिडेंट की विज़िट है उसमें हमने उनको ऑफ़र किया है कि आप जो ई आरोग्य भारती या ई जो विद्या भारती, हमारा जो एक प्लान है डिजिटल कनेक्शन का, ताकि यूनिवर्सिटीज़ जो भारत की हैं उनसे इन देशों की यूनिवर्सिटीज़ कनेक्ट हो जाएंगी और उससे जो है स्टूडेंट्स जो है पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए भी हमने ऑफ़र किया है कि वो करें। सर, जो हमारे रिश्ते, जो हमारे रिलेशंस वेस्ट अफ्रीका के साथ बढ़ा, अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो में उसको देखें तो इंटरनेशनल सिनेरियो में हम किस तरह से देखेंगे इसको? एक तो वेस्ट अफ्रीका का एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोवास कहलाता है, इकोनॉमिक कम्युनिटी फॉर वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। वो लगभग 16 देश उसमें है। अगर हम उन 16 देशों से संबंध बढ़ाए तो आप देखिए मार्केट कितना बड़ा होगा। और दूसरी चीज़ है कि सिर्फ हम एक्सपोर्ट में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर हम हमारे प्राइवेट कंपनीज उधर इन्वेस्ट करें, फिर एक कंपनीज तो लोकल हो जाएगा और पूरे इकोवास का मार्केट का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यही कोशिश हो रही है। ये सिप्ला, रैनबैक्सी ऐसे बहुत फार्मास्यूटिकल कंपनीज नाइजीरिया में शुरू कर चुके हैं। उधर लोकल कंपनी बनाएं पार्टनरशिप के साथ और पूरे वेस्ट अफ्रीकन मार्केट का फ़ायदा उठाए। एक तो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि उनका, जैसे मैडम ने बताया, उनका कैपेसिटी बढ़ाना है। उधर शायद एजुकेशन लेवल्स इतना हाई नहीं है, काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, तो यूनिवर्सिटीज़ उधर खड़ा करना बहुत मुश्किल है। इसलिए तो हम एजुकेशन और ई मेडिसिन पे ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल निवेदिता जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूँकि सर ने बात की 100 कंपनीज़ और IT कंपनीज़ ऐसी हैं जो वहाँ पर इस वक्त वर्क कर रही हैं, लेकिन जब कंपनीज़ कोई वहाँ पर जाती है तो उसके जहन में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है सिक्योरिटी के लिहाज से। क्या आपको लगता है कि वहाँ पर इस तरह की स्थिति है कि जब वहाँ कंपनीज़ जाएंगी तो सिक्योरिटी के लिहाज से वो वहाँ पर कूल रहेंगी, काम कर सकेंगी? सिक्योरिटी तो एक बहुत बड़ी मसला है जब आप अफ्रीकी देशों को देखते हैं। सिर्फ 3 देशों के भले उतना ज़्यादा सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स नहीं है, अंदर इंटरनल सिक्योरिटी उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है जब आप कोई बिज़नेस बढ़ाना चाहता है। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में ये भी देखना चाहिए कि जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करते हैं, अभी बात हो रही थी कि तेल का कैसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब अभी देखा गया है कि जो गल्फ़ ऑफ गिनी में पायरेसी की जो इंसिडेंट्स हैं, जो समुद्री डकैती कहते हैं, वो बहुत बढ़ गए हैं, बहुत वायलेंट भी है। और ये सारे रीजन, पूरी इकोवास जो एज अ ग्रुप, और इकोवास में जितनी कंट्रीज़ है इसमें एकजुट होके उसका समाधान कर रहे हैं। बहुत सारे लीगल इंस्ट्रूमेंट्स तैयार है, इसमें भी भारत अपना सहयोग कर रहा है।
तो इसको देखा जाए तो सिर्फ सिक्योरिटी, मैरिटाइम पायरेसी, टेररिज्म जहाँ की जो 3 देशों में भले नहीं है उस हिसाब से, जिसको आप कहते हैं ये बोको हरम टेररिज्म या अलकायदा, थोड़ा दूर है, लेकिन इसके प्रभाव यहाँ पे भी है। तो टेररिज्म मसला तो है, सिक्योरिटी मसला को ये एक चीज़ है जिसमें भारत अपना इन देशों के साथ कैसे उनकी कैपेसिटी बढ़ा सकता, जूझने के लिए काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन से, काउंटर मैरिटाइम ऑपरेशंस में कैसे इस कंट्रीज़ के साथ सहायता करें, उनकी कैपेसिटी कैसे बढ़ाए, इसके ऊपर भी भारत ने काफ़ी इसको फोकस किया है सिक्योरिटी। और ये भी देखा जाएगा कि जब आप पायरेसी की हम बात करते हैं, मैरिटाइम पायरेसी की, और हमारा बहुत फोकस रहा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका और सोमालिया वाटर्स पे। वहाँ पे हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल नेवीज़ हैं, हमारे अपनी नेवी है, जो कि अभी वहाँ पे पायरेसी इंसिडेंट्स कम हो गए हैं। लेकिन गल्फ़ ऑफ गिनी में आप नाइजीरिया को एक देश देख लीजिए और यहाँ पे अंगोला, ये दोनों देश जो भी पूरी गल्फ़ ऑफ गिनी मैरिटाइम जो उनका कोस्टल लेन आप देखते हैं, तो ये पूरा दोनों देशों से हमारा ऑयल मतलब एनर्जी के लिए दोनों इम्पोर्टेंट है और यहाँ से एक्सपोर्ट होती है, और इस एरिया पूरा पायरेसी से इन्फेस्टेड है। और भारत इस देशों में, अब मुझे इस दौरान में ये और सिग्निफिकेंट चीज़ नोटिस करना चाहिए, 3 अटलांटिक कोस्ट में बसी देश हैं। जैसे पहले प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जब गए थे इंडियन ओशन कोस्टल टेस्ट, ये 3 अटलांटिक ओशन कोस्टल टेस्ट स्टेट्स है। इसका मतलब हमारा कहाँ प्रायोरिटी दिया जा रहा है, तो मैरिटाइम नेविगेशन, फ्री पैसेज, मैरिटाइम सिक्योरिटी, इसके ऊपर अभी हम बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो इस हिसाब से नज़रिया से अब देखिए कि ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तीनों देश एक अटलांटिक कोस्ट में बसी एक देश हैं, जिसके साथ हम अपने इसके ऊपर भी आगे जाके मुझे लगता है कि और ज़्यादा संबंध बढ़ेंगे सिक्योरिटी। बिल्कुल, एक अगर मुल्क को देखा जाता है तो बहुत सारे परिदृश्य में उसको नज़र बनाए रखी जाती है। आपसे रुचिता जी जानना चाहेंगे कि स्ट्रेटजिकली इसको किस तरह से देखते हैं आप, इस कंट्री को? इन कंट्रीज़ को तो वही कहना चाहूँगी कि स्ट्रेटजिकली जो है, अगर आप देखें तो सिर्फ इन 3 को नहीं, आपको पूरा देखना पड़ेगा, लार्जर पिक्चर देखनी पड़ेगी कि इन 3 के अलावा जो है, ये 3 जो हैं अकेले नहीं हैं, ये जो है 54 कंट्रीज़ में से 3 हैं। तो अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं इस समय जुड़ रही हैं, इंटीग्रेशन हो रहा है उनका, वो सब मिल के जो है अपने आगे बढ़ा रहे हैं। और ख़ासकर मल्टीलैटरल जो हमारी संस्थाएं हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशंस है, उसमें जो है वो सब मिलकर एकजुट अफ्रीका ग्रुप बनता है, और उसमें जो है मिलके वो अपनी जो है पेशकश करते हैं और अपने जो भी पॉलिसी जो है उस मिलकर ही बताते हैं। तो उस बात से हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा कि हम जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ जो है बात करें, जिससे कि वो हमारी जो भी प्रपोज़ल हैं उनको भी समझें और हम उनके प्रपोज़ल्स को समझें, और ताकि हम एक दूसरे का साथ दे पाएँ इस तरह की जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस है, चाहे यूएन है, और जैसे बहुत सारी नेगोशिएशंस चल रही हैं, हमारी क्लाइमेट चेंज की नेगोशिएशंस चल रही हैं, तो उन सब में जो है हम मिल के जो है एक साथ एक वॉइस से बात कर पाएँ। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर चाहे ये 3 अफ्रीकन देश हैं, चाहे इंडिया है, हम ये चाह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों में जो है अभी तक जो है प्रमुखता जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ की रही है। हम चाहते हैं कि जैसे यूनाइटेड नेशंस हैं, उसमें एक वॉइस जो है सदर्न कंट्रीज़ की भी बढ़े। अफ्रीका का तो कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है वहाँ पे, तो हम चाहते हैं कि वहाँ उनका रिप्रेजेंटेशन हो। वो एक पिक्चर दिखा रहे हैं जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की थी। तो अब जो है दुनिया बदल गई है, दुनिया में बहुत सारे देश जो हैं आगे बढ़ गए हैं, उनका भी कुछ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ताकि हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो ग्लोबल सिक्योरिटी की जब आप बात करते हैं तो उसमें सिर्फ वो 5 ही देश क्यों हैं जो कि सारे लोगों का फैसला करें, और नए लोग भी आने चाहिए। तो इस तरह से अफ्रीका से भी आने चाहिए, और अफ्रीका के जो देश हैं, ये तीनों देश जो हैं ये कहते हैं ये हमें सपोर्ट करेंगे अगर हम इस नए रिफॉर्म्ड यूनाइटेड नेशन के पार्ट बनते हैं। तो और इसी तरह से हमने भी कहा है कि अफ्रीकन देशों के जो भी आप डिसाइड करेंगे, जिस भी आप रिप्रेजेंटेटिव को डिसाइड करेंगे, हम उसको सपोर्ट करें।
विश्वनाथन जी, आप तो एम्बेसडर भी वहाँ पर रहे हैं और आपने भौगोलिक स्थिति को भी देखा, वहाँ की परेशानियों को भी बहुत करीब से समझा होगा। हमारे देश का भी जो उस पर, हमारी कंट्री का जो फोकस उन पर रहेगा वो किन किन चीज़ों पर रहेगा, और आपको क्या लगता है कि वो कौन सी परेशानियाँ हैं जिनसे वहाँ पर उन्हें सामना करना पड़ता है? देखिए, पहले मैं ये बताऊंगा कि स्ट्रैटेजिक चीज़ में सबसे बड़ा है कि भारत और अफ्रीकी देशों ये चाहते हैं कि दक्षिण देशों की आवाज़ सुने जी। दुनिया में। दुनिया बदल गई है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अगर बढ़ रहा है, उसमें मेंबरशिप चाहिए, तो भारत को ये 54 देशों की सपोर्ट चाहिए। और बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ही लीजिए, जो WTO हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो, इन सब मुद्दों में भारत और अफ्रीकी देशों की राय एक है, बहुत सारे फ़र्क नहीं है, हम एक ही तरफ है। तो अगर हम मिलकर काम करें तो हमारे आवाज़ लोग सुनेंगे और यूनाइटेड नेशंस में हमारी आवाज़ की कोई पहचान होगी। अब आप कह रहे हैं वो उनको क्या क्या परेशानियां हैं। सबसे बड़ी परेशानी तो उनका डेवलपमेंट इश्यूज़ है, खास करके ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 17 है, जो 2030 तक हमको वो करके दिखाना है। उनमें भारत और अफ्रीकी देशों मिलकर काम कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे रुकावट है जो यूरोपियन और अमेरिकन नेशंस हमको डाल रहा है। तो अगर हमको उधर पहुंचना है 2030 में, तो हमको इकट्ठा काम करना पड़ेगा। निवेदिता जी, हम जो अगर इंडिया की बात करें तो हम कहाँ पर इस वक्त स्टैंड करते हैं? अफ्रीका देश के लिए तो इंडिया बहुत बड़ा एक बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है देखा जाए तो, क्योंकि सिर्फ अभी की बात नहीं, हिस्टोरिकली हमेशा इंडिया का सपोर्ट रहा है। तो इंडिया भारत हमेशा इनको सपोर्ट किया। तो अफ्रीका का इसलिए एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है इंडिया की तरफ। और कैपेसिटी बिल्डिंग, डेवलपमेंटल इश्यूज़ में आते हैं तो वो क्या कहा जाता है कि इंडिया का USP कैपेसिटी बिल्डिंग है। अच्छा, ट्रेनिंग है, टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर में है, वो ये सब चीज़ों में भारत अफ्रीकी देश हमको देखते हैं। डेवलपमेंट सेक्टर्स में प्रोजेक्ट्स लगा है, तो कुछ चीज़ों में जैसे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है, वाटर सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर में, फूड सिक्योरिटी में, ये सब क्षेत्र में आप देखिए कि पिछले 2008 से जब से शिखर सम्मेलन शुरू हुए भारत अफ्रीका के, तब से बहुत सारे क्षेत्र में हमारे रिलेशनशिप डाइवर्सिफाई किए। इसीलिए डाइवर्सिफाई किए कि क्योंकि वो देखते हैं कि वो अफ्रीका की जो, क्योंकि भारत पहले उनकी प्रायोरिटीज़ को प्राथमिकता देती है, उनकी जो डेवलपमेंटल नीड्स को, उनकी जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान में उनका जो नीड्स हैं उनको प्राथमिकता देती है। सो डेवलपमेंटल और इस इश्यूज़ में कैपेसिटी बिल्डिंग में बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है। जहाँ बाकी तो अभी जो एम्बेसडर विश्वनाथन बोले, स्ट्रैटेजिकली भी वो इंडिया को देखते हैं कि इंडिया बहुत बड़ा फैक्टर है, जबकि ग्लोबल लेवल में जब किसी मुद्दों पे वॉइस उठाने के लिए, तो वो उस तरफ से ग्लोबल लेवल पे देखते हैं। दूसरे रीजनली भी हम अभी देखा जा रहा है अफ्रीका में जो चेंजेस आ रहे हैं, और भारत को भी इस चीज़ को देखना भी चाहिए आगे जाके कि किस तरह से अफ्रीकी देश अपने रीजन को डेवलप करना चाहते हैं। और वो इंटीग्रेशन प्रोसेस जिसको कहा जाता है, अभी इसके ऊपर अफ्रीका प्रायोरिटी दे रही है। इसमें भारत से एक्सपेक्टेशंस रहेगा। डिजिटल नेटवर्क की बात कर रहे हैं, डिजिटल कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले अफ्रीका को डिजिटली इंटीग्रेट करने के लिए। हाँ, और इसमें हमारा योगदान अभी तक रहा है और आगे जाके भी रहेगा, तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है बात। बिल्कुल रुचा, ये एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारा वेस्ट अफ्रीका के साथ जो ये रिलेशन बन रहा है, ये जो विज़िट है, इसको अगर कंक्लूज़न के तौर पर देखें, फाइनल कंक्लूज़न देखा जाए, तो किस तरह से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस विज़िट में दो बातें उभर कर आई हैं। पहली बात ये है कि हमने जो फोकस किया है अपना इन वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में, वो एक तरफ से हमने डेवलपमेंट कि उनकी डेवलपमेंट बढ़े और हमारी भी साथ में बढ़े। हम ये कोशिश है डेवलपमेंट की। एक तो सबसे बड़ी बात कि हम दोनों की मिल के डेवलपमेंट हो, चाहे अफ्रीकी देश चाहे इंडिया। दूसरी बात सिक्योरिटी की भी जो बातचीत जो है, जो हमारे प्रेसिडेंट गए हैं हर एक देश में जाके सिक्योरिटी इश्यूज़ पे, चाहे मैरीटाइम सिक्योरिटी पे बात हुई है, चाहे टेररिज्म पे बात हुई है,
तो हमारे भारत का मानना है, भारत की जो पॉलिसी है वो है कि सिक्योरिटी और डेवलपमेंट जो है वो साथ साथ चलते हैं, उनको आप अलग नहीं कर सकते। विश्वनाथन जी, यही आपसे भी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें जो हमें गौर करनी पड़ती हैं किसी कंट्री के साथ। हम समझते हैं कि एक एक्सपेक्टेशन है, एक सोच है हमारी कि हाँ भविष्य में ये हमें साथ देंगे ये देश, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या वो इस स्थिति में हैं कि हम जो चीज़ें तलाशने की कोशिश कर रहे हैं इन कंट्रीज़ में, वो हमें भविष्य में मिल भी पाएंगी या नहीं। क्योंकि एक बात ये रहती है कि हम काम करते हैं उनके लिए, हमारे रिश्ते हम मजबूत कर रहे हैं, लेकिन जब हम प्लेटफॉर्म लेकर चलते हैं, उसका बेस लेकर चलते हैं, तो क्या वो भविष्य में फुलफिल होंगी या नहीं, ये भी मायने रखता है। मैं ये कह सकता हूँ कर पाएंगे या नहीं। मैं ये कह सकता हूँ कि आज के दिन में अफ्रीका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए। सब देश, अमेरिका हो या चीन हो या यूरोप हो, सब अफ्रीका से रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं, और हम ऐसे एक स्थिति में है कि हमारे रिश्ता मजबूत है, ऐतिहासिक है, तो हम अगर बढ़ाएं तो जो कहते हैं कि ये शताब्दी अफ्रो एशियन होगी, ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसे हम देखें तो किस तरह से देखेंगे? पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर भारत और अफ्रीकी देशों मिलकर काम करें तो हमारी ताकत इतनी होगी कि हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ग्लोबल पॉलिसीज़ को और ग्लोबल गवर्नेंस को। और एक चीज़ इसमें बहुत ख़ास है जो मैडम बेरी ने कहा कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहुत ही अहम है। अब वो थोड़ा कमज़ोर है क्योंकि हमारे देश में आम आदमी अफ्रीका, खास करके वेस्ट अफ्रीका बारे में इतना नहीं जानता है, और वेस्ट अफ्रीका में भी आम आदमी भारत के बारे में इतना नहीं जानता है, लेकिन वो भारत को बहुत मानते हैं। बॉलीवुड फिल्म्स बहुत पॉपुलर है वो, लेकिन हम ए पीपल टू पीपल कांटेक्ट को और मजबूत करना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बात करने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। हमारे इस खास प्रोग्राम पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, ddurduspecial@gmail.com। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।